कैसे हो बालक? तो लंबे अरसे के बाद हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम आ रहा है और बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोर्स डिजाइन किया है। ये चीज़ें जो है, ये जो कोर्स है, ये पूर्णतः बिहार बोर्ड 2025 में आने वाला है, ये उसको लेकर के फोकस किया गया है और फोकस करके बनाया गया है। इसमें 3 चीजें आपको मिलेगी। पहला ये मिलेगा कि MCQ, क्योंकि आपको पता है MCQ का जो वेटेज है वो बहुत ही ज्यादा है। और दूसरा मिलेगा आपको PYQ, जो क्वेश्चंस हैं इसमें भी MCQ आ जाएगा। और MCQ के अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हम कराने की कोशिश करेंगे, आपका जो 2 नंबर वाला है, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे कोर्सेज तैयार हो जाएंगे, सारे प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, इन चीजों पे भी हम फोकस करेंगे कि एग्जाम हॉल में आपको नहीं आ रहा है, अचानक से आपका माइंड जो है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया कोई टॉपिक को लेकर के, तो हम उसे एग्जाम टाइम में कैसे सॉल्व करें। नहीं आ रहा है मुझे, वो उसकी जानकारी नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है उस चीज को, लेकिन फिर भी आपको सही उत्तर टिक लगाना है। हमें ये चीज भी सीखना होगा, हमें ये चीज जानना होगा। खास करके UPSC वालों में भी हम लोग ट्राई करवाते हैं और तमाम चीजें, क्योंकि आपको मैं एक चीज बताता हूं कि अगर 100 प्रश्न आ रहा है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन ही वो श्योर होते हैं, लेकिन तब पर भी लगभग 90 क्वेश्चंस, कोई लोग 95 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं। ठीक है, तो आपको भी अगर 60 प्रश्न 60 नंबर का पूछ रहा है या 30 नंबर का पूछ रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप 60 में 60 लाए, 30 में 30 लाए। ठीक है, यानी कि फुल मार्क्स लाए, जैसे भी आपको लाना हो उस तरीके से। तो हम भूगोल के प्रश्नों को देख रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। आपको चैप्टर अगर ध्यान हो तो मैंने उसमें संसाधन को पढ़ाया है, संसाधन को बताया है कि संसाधन एक वैसी चीज होती है, वैसी सामग्री होती है जो हमें जीवन जीने के लिए उपयोगी होता है, यानी कि जीवन जीने में वो हमें साधन के रूप में काम करता है, उसे संसाधन होता है। संसाधन बच्चों 3 प्रकार से होता है, मैंने आपको बताया था। पहला मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन, और दूसरा प्राकृतिक संसाधन, और तीसरा मानव एक संसाधन। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमने आपको समझाया था और हमने बताया था, इसमें अभी डिटेल में हम नहीं चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें। तो सौर ऊर्जा आपको पता है, आप धूप में जाते हो और आपको गर्मी मिलती है, वो एक सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा से सोलर प्लेट बनता है, उसके अलावा सौर ऊर्जा से हम भोजन पकाते हैं, सौर ऊर्जा से देखता कभी कहीं आग लगाया जाता है, वो लेंस वगैरह सारी सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? मानवकृत संसाधन है? नहीं, मानवकृत संसाधन नहीं है, मानव ने सौर ऊर्जा को नहीं बनाया है। पुनः पूर्ति योग यानी कि उसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। ये संसाधन अजैव संसाधन, अजैव संसाधन जैसे कि अजैव संसाधन एक वैसा संसाधन होता है जिसमें कि जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, या कुछ और चीजें जो जैव नहीं है, वो अजैव संसाधन होता है। चक्रीय संसाधन एक वैसा संसाधन जिसका हम बार बार उपयोग करते हैं, बार बार उसका उपयोग करते हैं। तो चक्रीय संसाधन सौर ऊर्जा नहीं है, एक बार सौर ऊर्जा हमारे पास पहुंचता है, उसके बाद हम उसका उपयोग करके वो खत्म हो जाता है। चक्रीय संसाधन जैसे जल संसाधन, अगर यहाँ जल संसाधन रहेगा कि जल संसाधन कौन सा है, तो चक्रीय संसाधन कहलाएगा। जल का हम बार बार उपयोग करते हैं और उसकी चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये देखिए आप लोग, ठीक है, तो ये चीजें हैं, हमें इस चीज को समझना है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बच्चों देखो यहां लिखा है नहीं है, ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो देखो वन
तो एक तो प्राकृतिक संसाधन है, नदियां प्राकृतिक संसाधन, नगर ये तो मानव बसाता है ना, मानवीय संसाधन है ये। मानव जो नगर है, नगर में इंसान बसाता है। कौन सा नगर है आपका, जो शहर है वो कौन सा शहर है, जैसे पटना एक शहर है, पटना एक नगर है, तो इसे मानव ने बनाया है। खनिज को प्राकृतिक ने बनाया है, तो प्राकृतिक संसाधन है वो, ठीक है। तो नगर, ग इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। और भी अगर आपको डिटेल में जानना है या डिटेल में अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आता है तो आप हमें बताना, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे। तो बच्चों तीसरा प्रश्न ये है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं जो शब्द है आप आज से ही आदत डाल लीजिए, ये एक एक्सट्रीम शब्द है, माने नहीं है मतलब ये अति को शो करता है, ठीक है। तो प्राकृतिक की सभी वस्तुएं जो देखने में आती है संसाधन है, जहां पर भी सभी लगा हुआ हो, एकदम आपको हम तुक्का मारने का एक तरीका बता रहे हैं, जहां पर भी सभी लगा हो। अगर आपको नहीं आता है वो प्रश्न, ठीक है, और नहीं आता है और आपको तुक्का मारना मजबूरी बन जाता है, तो जहां ये सभी लगा हुआ है, सभी, वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। जहां पर ये सभी लगा है एकदम आप रामबाण मान लो ये चीजें, ठीक है। लेकिन शर्त यही है बच्चों, जहां आपका नॉलेज फेल कर गया हो, जहां आपकी जानकारी एकदम फेल कर गई हो और तुक्का मारना ही अनिवार्य है, तो ये कथन को आप गलत मान लो, ठीक है। तो आपको देखिए जैसे ही आप गलत करोगे, सभी वस्तुएं को जो देखने में आती है संसाधन है, यही ही नहीं यूपीएससी में भी ये कभी कभी काम कर जाता है, यूपीएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये काम कर जाता है। प्रकृति की सभी वस्तुएं जो देखने में आती है संसाधन है, ये ऑप्शन गलत है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, पहला आंसर आ गया आपका। बाकी हम ऑप्शन भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं या बना करते हैं। हम बना सकते हैं संसाधन, हमारे उपयोग के अनुसार है। हो सकता है मेरे लिए संसाधन और आपके लिए संसाधन नहीं हो, तो संसाधन बनाया जाता है। जैसे लाइट जल रही है, तो लाइट हो सकता है कि आदिकाल में हमारे पास ढिबरी जो जलता था वो संसाधन था, लेकिन आज के दौर में जो ढिबरी है वो संसाधन नहीं है हमारे, क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जो आदिकाल में हम गोईठा से खाना पकाते थे या कुछ भी हम करते थे, आज हम गैस चूल्हा, तो आज गैस संसाधन है हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से चीजें नहीं, जब जल प्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है तब वहां संसाधन की श्रेणी में आ जाता है। बिल्कुल, जल प्रपात का उपयोग जब जल विद्युत हम बनाने में, बिल्कुल। जब नदी की धारा चल रही है तो बह रही है, और जब हम उसको रोक करके वहां वो बना लेते हैं, डैम बना लेते हैं और उससे पानी गिरता है, तो संसाधन के रूप में हो गया। जल प्रपात, पानी बहुत झरने से ऊपर से गिर रही है तो हम वहां डायनेमो लगा दिए, और डायनेमो जब नाचेगा तो डायनेमो नाचने के बाद उसका हम उपयोग एक संसाधन के रूप में कर लेंगे। अगला ऑप्शन है बच्चा कि खनिजों का निष्कासन कर जब हम उन्हें उपयोग में लाते हैं तो वे खनिज संसाधन बन जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इसका क एक आंसर हो गया जो हमने पहले ही कट किया था, ठीक है। यानी कि जो सभी, ऑल एक एक्सट्रीम शब्द है बच्चों। ऑल, जैसे आपके घर में पूछा जाएगा क्या आपके घर में सभी लोग कमाते हैं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्या भारत के सभी लोग रोजगार प्राप्त हैं, बिल्कुल गलत आंसर है। क्या सभी जगह वन होते हैं, गलत है। तो सभी जो शब्द है, सभी एकदम मान के चलो कि ये गलत ही होता है, ठीक है। जब तुक्का मारना हो तो मैं ये ट्रिक आपको बता रहा हूं, जब तुक्का मारने का समय हो और हमें तुक्का मारना अनिवार्य हो तो इस तरीके से आप तुक्का मारिए तो सही होगा, ठीक है। आगे प्रश्न ये है बच्चों, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था, डाकू जो डकैत होते हैं, जो गांवों में रहते हैं, या फिर आपने सुना होगा चंबल के डाकू। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था, डाकुओं का मतलब ही होता है कि जो उनकी अर्थव्यवस्था है या डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था है उसका ये होता है कि जो संसाधन है उसका संग्रह नहीं करके वो जो संसाधन है उसका क्या करना है कि संसाधनों का विदोहन करना है, संसाधनों का विदोहन करना है, यानी कि उसका दोहन करके उसको नष्ट करना ही उनका
एकदम परम कर्तव्य होता है, वो करते रहते हैं, इसीलिए सरकार उनके खिलाफ काम करती है। संसाधनों के संग्रहण से नहीं, उनका संसाधनों के संग्रहण का कोई मतलब औचित्य नहीं होता है। संसाधनों के विदोहन, संसाधन के नियोजित दोहन से, अगर वो नियोजित तरीके से अगर उपयोग करते या दोहन करते, नियोजित दोहन से तो नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये भी अपने आप को एक्सट्रीम शब्द के रूप में जाता है, लेकिन यहां ध्यान नहीं देना है। यहां का आंसर है आपका चौथा का ख, ठीक है, चौथा का ख, संसाधन के विदोहन से। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है हमें चीजों को समझने का। अगला है, इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? इनमें से कौन जैविक संसाधन है? बच्चों, इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? जैविक का मतलब है कि, अजैविक का मतलब है निर्जीव। निर्जीव कौन सा? जिसमें जीव नहीं है, अजैविक संसाधन। तो पक्षी एक जैविक संसाधन है, उसमें इंसान होता है, उसमें ह्यूमस होता है, उसमें जैसे मानव होता है, मनुष्य, ठीक है, ये भी एक जैविक संसाधन है। ये पेड़ पौधे एक जैविक संसाधन है इसमें, ठीक है, पेड़ पौधे एक जैविक संसाधन है, उसमें जीव होता है। ये सभी कौन है? जैविक संसाधन है, ठीक है, जैविक संसाधन है, ठीक है, जैविक संसाधन। में पेन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग का, ठीक है। ये क्या है? एक जैविक संसाधन है। अबरख, अबरख जो है ये जैसे खनिज हो गया या अबरख हो गया, ये क्या है? ये अजैविक है, ठीक है, ये अजैविक संसाधन है। आपका उत्तर हो गया घ, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई भी और भी डिटेल में अगर आपको जानना हो तो इस तरीके से आप जो है सो पूछ सकते हो। कुछ भी चीज, किसी भी प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है वो सीमित है? देखिए, संसाधन तो प्राकृतिक है लेकिन भंडार सीमित है। जाहिर सी बात है, जैसे जब हम आपको संसाधन पढ़ा रहे थे तो जाहिर सी बात है हमने वो संसाधन पढ़ाया था जो जिसके संसाधन, जैसे कोयला, ठीक है, कोयला जब मैं बता रहा था तो बताया था कि कोयला जो है इतना टन है हमारे पास, इतना टन और उपयोग कर सकते हैं, इस तरीके के संसाधन, ठीक है। एक समय पर ये नष्ट हो जाएगा कोयला या तेल, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेल का, ये तो सही आंसर है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा अभी हमने पहला प्रश्न में देखा था कि सौर ऊर्जा का उपयोग हम बहुत टाइम कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग हम बहुत टाइम कर सकते हैं। अगला है हवा, हवा तो बहुत सारा है और पानी भी बहुत सारा है, और पानी हमने कहा देखा था कि रीयूजेबल भी है, हम पुनः इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। गंदे पानी को साफ करके साफ पानी को हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न इसमें से है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा याद है आपको? ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है पता है आपको? जैसे समुद्र की लहरें चलती है, ठीक है, लहरें चलती है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक हम रोकने वाला लगा देते, तो इससे क्या होता है कि पानी इधर जाता है, पानी इधर जाता है, और इधर से जब लौटता है तो यहाँ पर लगा रहता है टरबाइन, डायनेमो, और डायनेमो लग के यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, तो ज्वारीय ऊर्जा होता है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो क्या है? हमारा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब हमने बताया था नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है, वो अथाह है, जैसे सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, इसी तरह से ज्वारीय ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। अजैव, अजैव जो है वो पृथ्वी से प्राप्त हमें एक ऊर्जा के रूप में कह सकते हैं। इसको किस प्रकार का संसाधन है, इसको अजैव के रूप में भी, लेकिन अजैव को कहना यहाँ पर ज्यादा गलत हो जाएगा, ठीक है। मानवकृत, मानवकृत संसाधन मशीन वगैरह होता है मानवकृत, लेकिन ये प्राकृतिक है, ज्वारीय प्राकृतिक के द्वारा। एक चीज और है बच्चों, ज्वार के बारे में मैंने बताया था कि ज्वार उत्पन्न कब होता है। देखो एक चीज आपको बताते हैं कि ज्वार कैसे उत्पन्न होता है। ये है सूर्य, सन, ये है
पृथ्वी और ये है चंद्रमा। ऐसे बना देते हैं आपको। देखो ये सूर्य है, सूर्य का चक्कर जो है वो चंद्रमा लगाता है और चंद्रमा सूर्य का चक्कर जो है वो पृथ्वी लगाता है और पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है। ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है। जब ज्वारीय ऊर्जा सबसे अधिक कब होता है? टाइडल फोर्स इसको कहते हैं, ठीक है ना, टाइडल एनर्जी। ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, ज्वार भाटा जो आता है, तो जब ये स्थिति रहती है तो सबसे अधिक ज्वार भाटा आता है। और जब ये स्थिति ऐसा आता है, जब ये यहां रहता है, ठीक है, ये यहां रहता है, तो ये यहां नहीं, ये यहां रहता है, तो ये स्थिति अलग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं। को ज्वार भाटा को अलग से हम किसी दिन चाहे किसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे, इनमें से कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? ठीक है, अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है कौन? ठीक है, वर्षा का जल, तो जाहिर सी बात है इसके लिए वरदान है, ये वरदान है, ये ठीक है ना, वरदान है, ये वरदान है ये, ठीक है। वर्षा, सागर का जल, ये भी वरदान है। इसमें दूषित जल, हाँ बिल्कुल, ये जो है सो इसके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। मानव निर्मित बांध, मानव निर्मित जो बांध होता है उसमें तो मछलियां बहुत अच्छे से रहती है, बहुत अच्छे से वो लोग रहते हैं, आप देखे होंगे घर घर, तो ये सही नहीं है। इससे ये जो है ये तीनों चीज मछलियों के लिए एक वरदान की तरह है। लेकिन आप देखिएगा जहां गंदा पानी होता है, बच्चों पता है आपको गंदे पानी में मछलियां आखिर मर क्यों जाती है? मैं आपको एक तरीका बताऊं, क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये आपके यहाँ आपके सड़क या आपके नदियों में आपके पानी भरा है, इसमें क्या होता है कि जब दूषित पानी जाता है तो उसमें केमिकल मिक्स होता है, और केमिकल क्या करता है, एक लेयर जम जाता है इसके ऊपर, ठीक है, ये लेयर जम जाता है। लेयर को हम अलग पेन से दिखाते हैं आपको, ठीक है, ये देखिए ये लेयर जम गया, ठीक है, ये लेयर जम गया। इससे क्या होता है कि जो बाहर वातावरण में ऑक्सीजन अवेलेबल है, ये ऑक्सीजन पानी में मिल नहीं पाता है, और इसके एवज में जो मछलियां हैं, जो मछली है, ठीक है, ये जो तैर रही है मछली, इनको O2 नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और इस वजह से मछलियां मर जाती है। आप देखना मछली जब आप खरीदने जाते हो या मछली की दुकान पर आप जाते होंगे तो उसमें या तो एक मोटर लगा रहता है या वहां का जो मछुआरे हैं उसको पानी को ऐसे से हिलाते हैं। पता वो क्या करते हैं, बेसिकली वो करते क्या है कि जो ऑक्सीजन, पानी में जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये मिक्स करते हैं, ठीक है, और उसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। ये यूपीएससी के प्रश्न में 2016 का पेपर अगर आप प्रीलिम्स का देखेंगे तो उसमें ये पूछा भी है, ठीक है। तो ये चीजें मछलियों के लिए अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, मछलियां मर सकती है क्योंकि दूषित जल। देखो आपके बच्चों यहीं से क्लास 10th के प्रश्नों से भी यूपीएससी प्रश्न पूछता है, इस चीज की गंभीरता को आप समझिए, ठीक है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, ठीक है ना, सबसे कीमती संसाधन कौन है, ये देखिए, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु, वन, खनिज और नदियां। देखिए बच्चों, कीमती संसाधन तो सब संसाधन ही कीमती है हमारे लिए, सभी संसाधन हमारे लिए कीमती है, लेकिन जब प्रश्न ये उठता है कि सबसे ज्यादा कीमती कौन है, तो जाहिर सी बात है आपके मन और विचार में भी वही चीज आ रहा होगा कि सोना महंगा है, चांदी महंगा है, डायमंड महंगा है, नेकलेस महंगा है। जाहिर सी बात है बच्चों, इंसान की कीमत से ज़्यादा आज के दौर में उन चीज़ों की, उन वस्तुओं की कीमत है। ये हमारा संसार है, ये कहाँ जा रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे जो है समझने की चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, जो खनिज है ये सबसे कीमती संसाधन है। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों कि वन हमारा
एक अनमोल धरोहर है। ये अगर एक बार नष्ट हो गया तो हमारे लिए ऑक्सीजन भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। नदियाँ जो प्रदूषित हो रही है लगातार, इसे स्वच्छ करने की ज़रूरत है। हमें समय है कि नदियों को हम स्वच्छ बनाएं। ठीक है, तो ये भी अनमोल है। लेकिन आपके प्रश्न को अगर सॉल्व करना हो तो यहाँ पर हम कहेंगे सोना चांदी ही महंगा है, अर्थात खनिज ही महंगा है। बच्चों इसका पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आपको इसका पीडीएफ जो है हम कोशिश करेंगे। आप व्हाट्सएप नंबर जो है अपने जीवीएफ का, उस पर अगर हाई लिखोगे और क्लास बताना तो आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, संसाधनों के नियोजन के लिए इनमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ठीक है, संसाधनों के नियोजन के लिए इनमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखिए बच्चों, किसी भी चीज का नियोजन के लिए आपको पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सभी चीज चाहिए। ऐसे कर दो, सभी। तुक्का मारने का हमने दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक चीजें जब दिखाई जा रही हो, जब कहा जा रहा है कि क्या भविष्य में हम बुद्ध पे चले जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे। क्या भविष्य में हम आत्माओं से मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं। क्योंकि बच्चों टेक्नोलॉजी इतना बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इस तरह की चीजें हमारे पास इनोवेशन कर रही है, तो सभी चीजें हो सकता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? बिल्कुल सही जवाब है संसाधनों की मात्रा एवं गुणात्मक स्तर का निर्धारण करना। बिल्कुल सही है। विकास की योजनाओं को चरणबद्ध रूप से तैयार करना, ये भी एक संसाधनों का है। तो घ इसका उत्तर हो गया इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, एक चीज हम आपको यहाँ तुक्का मारने का दूसरा ट्रिक ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है या जा सकती है। ठीक है, अगर यहाँ सकती है कर देगा तो ऑप्शन मत पढ़ना, सीधा निकल लिख देना इनमें से सभी, ट्रिक सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इनमें से सभी। अगर यहाँ सकती है लिखा हो या जाती है, कौन कौन सी चीजें की जाती है, तो कोई भी चीज करने की प्रक्रिया विश्व में हर जगह किया जाता है। ठीक है, बहुत जगह। कुछ जगहों पे हम अनजान होते हैं, कुछ जगहों पर हम जानते हैं। जैसे समुद्र में फसल उगाया जा सकता है, हाँ उगाया जा सकता है। भविष्य में हो सकता है कुछ भी हो। सकता है शब्द है, सकता है या सकती है, इस तरह का जो शब्द है ये अगर जैसे ही हो तो उनमें से सभी मार देना है। ठीक है, ट्रिक है ये। और ये ट्रिक आप आज याद कर लो, ये आपके एसएससी, यूपीएससी, एनडीए सभी एग्जामों में ये काम ट्रिक आ जाएगा। ठीक है, सभी एग्जामों में ये ट्रिक काम आएगा। तो चलते हैं बच्चों आगे। आगे क्या है? अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क नवीकरणीय संसाधन है? नहीं बच्चों, लौह अयस्क एक ऐसा संसाधन है जो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन हाँ, जैव संसाधन नहीं, ये अजैव संसाधन है ये। ठीक है, खनिज है ना ये। मानवकृत संसाधन नहीं, मानव नहीं, इसको प्राकृतिक ने बनाया है, प्राकृतिक संसाधन है ये। तो इस तरीके की चीजें। लौह अयस्क, जो अयस्क होता है, लौह अयस्क, लोहा कितने प्रकार के होता है, अगर आप लोग में से किसी को नहीं पता है ये चीजें तो आप हमें टेक्स्ट करना, मैसेज करना या कुछ भी चीज, तो हम लौह अयस्क की सारी चीजें बताएंगे कि लौह अयस्क क्या क्या होता है, लोहा कितने प्रकार के होता है, कौन से लोहा भारत में मिलता है, कौन से लोहा विदेश में मिलता है। इन सभी चीजों के बारे में हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। अब आगे चलते हैं। इनमें से किसका कार्य संसाधन नहीं कहलाता है? देखो, इनमें से किसका कार्य संसाधन नहीं कहलाता है? ठीक है, किसका कार्य संसाधन नहीं कहलाता? संसाधन का मतलब होता है वैसा चीज जिसका हम उपयोग जो है उसको संसाधन के रूप में करते हैं। भीख मांगना और भीख मांगकर खाना पीना ये कोई संसाधन नहीं है। आप भीख मांग रहे हो, उसे क्या उपयोग करोगे, क्या लाओगे? ठीक है ना। लेकिन फिल्म एक्टर जो होते हैं, फिल्म एक्टर फिल्म बनाते हैं और फिल्म चीजें बनती है, उसमें बहुत सारी चीजों का उपयोग किया जाता है, तो एक संसाधन के रूप में हो गया।
स्कूल या कॉलेज के शिक्षक एक मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन है, हमने कहा था अगर मानव में वैल्यू एडिशन कर दो, जैसे शिक्षा जोड़ दो, संस्कृति जोड़ दो, तो वो संसाधन के रूप में। धनोपार्जन में लगा चित्रकार, चित्रकार जब चित्र बनाता है तो उसमें बहुत सारा पेंटिंग खर्च होता है और तमाम चीजें वो एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करता है। तो इसका उत्तर हो गया नहीं कहलाता है, नहीं है प्रश्न में। तो भीख मांगने वाला जो व्यक्ति है वो किसी भी उसका जो कार्य है वो एक संसाधन के रूप में नहीं है। इन चीजों को हमें समझना होगा और जानना होगा और हमें बताना भी होगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि मानव सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि मानव एक सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि वो अपनी प्रतिभा से वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात है। मानव, जैसे मैं एक संसाधन हूं। जब मैंने जन्म लिया था तो हो सकता है उस समय मैं संसाधन नहीं रहा, लेकिन उसके बाद मैं बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद मैंने शिक्षा ग्रहण की, मैंने पढ़ाई किया, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, कैसे पढ़ाना है, कैसे बात करना है, तमाम चीजें। इसमें मुझे वैल्यू एडिशन हुआ और वैल्यू एडिशन के बाद एक मानव जो है एक संसाधन के रूप में काम करने लगा। तो ये एक सही है। संसाधनों का उपभोक्ता है। अब संसाधनों का उपभोक्ता है इस वजह से इसको एक संसाधन कहना ये एक गलत होगा। किसी को भी हम संसाधन तभी कहते हैं जब उसमें हम जोड़ते हैं, जैसे मानव प्लस शिक्षा अगर जोड़ दिए तो एक संसाधन हो गया। मानव प्लस स्किल जोड़ दिए, उसके बाद फिर स्किल मतलब जो बहुत सारे संसाधन का जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो मैंने बताया था सारी चीजें। वह देश का शासक है, नहीं देश का शासक है इसलिए वो उसे संसाधन नहीं कह सकते। वह रहने के लिए अपना घर बनाता है, नहीं, उसका संसाधन उसको तभी कहा जाएगा जब अपनी प्रतिभा से वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग करता है, उपयोग करता है। तो इस तरह से उसे एक संसाधन के रूप में कहा जाता है। ठीक है, ये सभी तो परिणाम है बच्चों। ठीक है, ये सभी परिणाम है उसके। अगला है सागर तट से कितने किलोमीटर तक। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ठीक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है क्योंकि इसमें क्या है कि देखो मैं आपको एक साथ एक चीज बताता हूं। ठीक है ना, ठीक है, सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाला संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति। देखो बालक, ये भारत है तो ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो यहां से जब हम चलते हैं तो कितने किलोमीटर तक ये भारत का क्षेत्र होगा ना। तो हम आपको बताते हैं, इसमें दिया गया है ये लगभग 200, अगर किलोमीटर में हम नापें तो ये 200 किलोमीटर होता है। ये नॉटिकल माइल्स में दिया हुआ है एनएम, तो ये आपको नॉटिकल माइल्स में 19 नॉटिकल माइल्स होता है। ये देखिए 19.2 नॉटिकल माइल है। ये आपको याद करना होगा, रटना होगा ये चीजें। तो इसीलिए बता रहा है। देखिए यहाँ पर भारत अपना कुछ भी कर सकता है, हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 19.2 नॉटिकल माइल्स, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, इस क्षेत्र में भारत अपना कुछ भी कर सकता है। जैसे भारत के मछुआरे अपने जा सकते हैं। कभी कभी आप न्यूज में सुनते होंगे कि भारत के मछुआरे मछली मारते मारते इस रेखा को क्रॉस कर जाते हैं, तो इधर जो कोई देश होगा ये इसका क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तो ये पकड़ लेता है। ठीक है, और इस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक है। क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, जिसको इसकी निगरानी करता है वो, आप याद रखना। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? मैंने आपको बताया था कि वैसी संसाधन जो कि नवीकरणीय संसाधन, एक वैसा संसाधन जो एक समय ऐसा आएगा जब कभी खत्म ना होगा। ठीक है,
तो मछलियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, नदियाँ कभी ख़त्म नहीं होगा, वन्य जीव कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इनमें से सभी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन गधा है, कह देना सभी, ठीक है, बिना सोचे समझे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगला चलते हैं। इनमें से कौन मानवकृत संसाधन है? चलो इसका आंसर आप लोग दो। इनमें से कौन मानवकृत संसाधन है? मानवकृत संसाधन का मतलब है जिसे मानव ने बनाया है। तो सड़क को मानव ने बनाया है, नदी को मानव ने नहीं बनाया है, वन को मानव ने नहीं बनाया है, खनिज को मानव ने नहीं बनाया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया क। अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र में किसी देश का अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो हमने आपको अभी एक पिछला वाला प्रश्न में हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। ये किलोमीटर में है बालक, ठीक है। तो आंसर नंबर 2, समझाने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है ना, आप इसको ध्यान रखो। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसमें बच्चों देखो, अगला वेटलैंड कन्वेंशन जो है, वेटलैंड कन्वेंशन जो है ये अलग जगह पर हुआ था। वेटलैंड कन्वेंशन जिसको रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। विश्व आपदा कन्वेंशन ये अलग कन्वेंशन है और ये इसका आंसर हो गया अफ्रीकी कन्वेंशन। इसके लिए आपको तीनों पढ़ना होगा। मैं वेटलैंड कन्वेंशन वैसा कन्वेंशन होता है जिसमें सारी बातें लिखी गई थी, जैसे कोई भी जगह पर कहीं पे भी जहाँ पे पानी होता है या कुछ भी चीज, जैसे अभी यार नदी है, ये नदी सूख गया तो इसके लिए वेटलैंड कमीशन बनता है और वेटलैंड कमीशन जो है उसकी जांच करता है और उसको रामसर साइट में घोषित कर देता है। जैसे बिहार में बहुत सारा रामसर साइट है, आपको पता है गोगा बिल, अगर आप कटिहार से हैं तो गोगा बिल जो है एक पक्षी अभयारण्य है और पक्षी अभयारण्य के साथ वो एक रामसर साइट भी है। तो आप लोग बताइए कि कटिहार के कौन कौन से लोग रहने वाले हैं और गोगा बिल कौन कौन से लोग गए हैं? तो इसका आंसर हो गया क। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था वो था अफ्रीकी कन्वेंशन। ये अफ्रीकी कन्वेंशन ये हुआ था, इसमें ये चीजें थी कि जो प्राकृतिक संसाधन है जितने भी, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा हो या जल ऊर्जा हो या कुछ भी, जैसे हमने अभी टाइडल एनर्जी की बात की, ज्वारीय ऊर्जा की, तो इन सभी का हम एक व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करेंगे। अभी भारत सरकार ने सोलर एनर्जी पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन ही है। उसके बाद फिर हम बहुत सारे कन्वेंशन हैं, कभी और पढ़ेंगे। कोयला किस प्रकार के संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है या नवीकरणीय संसाधन है? कोयला एक ऐसा संसाधन है जो नष्ट हो जाएगा, एक समय पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चों अनवीकरणीय, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन वैसा जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। जैव संसाधन और अजैव संसाधन तो है नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये कर सकते हैं, अगर हम अजैव संसाधन की बात करें तो ये भी आंसर हो सकता है इसमें। आगे चल करके अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो अजैव संसाधन, क्योंकि उसमें कोई जीव नहीं होता है तो उसे अजैव संसाधन कहा जाते हैं। अगला है, सागर तट से 12 समुद्री मील अर्थात 19.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किस प्रकार के संसाधन होता है? ठीक है, तो ये बात बालक अभी हमने कहा था कि राष्ट्रीय संसाधन होता है, हमने अभी कहा था ना, जैसे ये भारत है और ये टिंग टिंग, ठीक है। तो ये तो अगले हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने संसाधनों के बारे में पढ़ा और संसाधन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने देखा, समझा और
जाना है। तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो, आप हमसे पूछें, मैं आपको बार बार बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।